और प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी मोदी, हमारे सह प्रभारी बीएल रणवा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान सभी क्षेत्र के गणमान्य जन, पार्टी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत ही कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में। 2 दिन का समय बचा प्रचार के लिए। कल 5 बजे वैसे तो प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में एक दिन हम घर घर प्रचार कर सकते हैं। 19 तारीख को मतदान का समय है, वो सब आप लोगों को विदित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 10 साल के अंदर क्या किया और हमारे सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती ने क्या किया, ये आप लोगों से कोई भी छुपी हुई बात नहीं है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बात बता दी होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के समय में आप भाइयों के पास, जिनके पास भी मोबाइल है और उनमें जो नंबर फीड है, किसी के पास 200 नंबर फीड है, किसी के पास 1000 फीड है और किसी के पास 5000 फीड है। जितना हो सके 2 दिन के अंदर आप सबको फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं, पर्सनली मोबाइल करके और सबको कहें कि वोट बीजेपी को डालना है, वोट कमल के फूल के निशान पे डालना है। चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे राजस्थान में रहता हो, चाहे राजस्थान में बाहर रहता हो, अपना संबंधी है, अपना मिलने वाला है, उनके ही नंबर अपने पास फीड होंगे। तो उनको सबको एक ही बात कहनी है कि वोट हमें कमल के फूल के निशान के ऊपर डालना है। ये काम कर लेंगे तो ये समझो कि हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। इसके साथ ही घर घर प्रचार करने का काम 2 दिन के अंदर आप करेंगे। सभी अपनी टोली बना लें। 2 दिन के अंदर घर घर के अंदर जो पार्टी ने पर्चियां भेजी है, वो पर्चियां सब घर के अंदर पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का प्रचार हो जाएगा। इसीलिए पार्टी ने अब की बार ये निर्णय लिया है कि बीएलओ पर्ची बांटते हैं, लेकिन हमें भी हमारी पर्ची बांटनी चाहिए। इसलिए हमने सब जगह पर्चियां भिजवाई है। वो पर्चियां घर घर बंटवाने का काम हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो कर देंगे और उनमें से उन लोगों को चिन्हित करेंगे कि ये हमारी पार्टी का पक्का उम्मीदवार, पक्का आदमी है। सबसे पहले अपने घर के वोट डलवाएं, खुद का वोट डालें, घर के वोट डलवाएं, फिर पड़ोसी के वोट डलवाएं और उसके बाद में अपने जो क्षेत्र के लोग वहां हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सब के वोट डलवाएं। इसके पहले और कोई आलतू फालतू का विचार नहीं करें। सबसे पहले हमारे पार्टी के जो वोट है, वो वोट अगर डल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बूथ जीतेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट इतने हैं, लेकिन उसमें लोकसभा के अंदर लोग लापरवाही करते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, मैं अगर वोट नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 22 लाख वोट है, मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, यह आपको पता है। एक वोट से सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने से रह गया था विधानसभा के अंदर, और एक नंबर से आईएएस और आरएएस अधिकारी, बड़ा अधिकारी बनने से रह जाता है एक ही नंबर से। तो एक नंबर जो है, एक वोट है, वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका वोट भी इतना महत्वपूर्ण है जितना मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का है। किसी का भी कोर पावर ज्यादा नहीं है, सबका बराबर पावर है उस वोट के अंदर। तो सबको ये काम करना है कि वोट पहले अपना डालें, उसके बाद में अपने परिवार का डलवाएं और फिर अपने मोहल्ले वासियों का डलवाएं और फिर अपनी दूसरे लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनका डलवाएं। उसके बाद में दूसरे नंबर के जो पार्टी हमारे सामने खड़ी हुई है और जो मुख्य रूप से हमारे सामने कांग्रेस पार्टी है, उसका अब की बार ईवीएम मशीन में निशान नहीं है। तो आपके जो साथी हैं या यार दोस्त हैं, उनसे भी ये कहें कि आपका मशीन के अंदर अब की बार निशान नहीं आएगा।
तो कम से कम अब की बार देश के विकास के नाम पर कमल के फूल के ऊपर वोट डाल दो। क्या फर्क पड़ने वाला है? एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप इस तरह से आप अपने सभी लोगों से ये कहेंगे, घर घर जाकर के कहेंगे, अगर आप पर्ची देने के लिए जाएंगे तो उस समय भी जो कांग्रेस ही होगा वो क्या कहेगा, आप आ गए इसलिए अब की बार आपको देंगे वोट। वो कह देगा लेकिन नहीं देगा। वो तभी देगा जब आप उनको वोट डलवाने के लिए लेने के लिए जाएंगे। आप अपनी गाड़ी भेजो और वो अपने घर वालों को साथ लेकर के वोट डालने के लिए आएगा तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि 20, 30, 50% वोट कांग्रेस वालों के अपने आएंगे। वो किसी भी हालत के अंदर वो कॉमरेड को नहीं देंगे। तो आप लोग ये प्रयास करेंगे, प्रयास करना पड़ेगा, 2 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो आवाज है कि अब की बार स्वामी जी 5 लाख पार, अब की बार स्वामी जी 5 लाख पार, और अब की बार मोदी जी 400 पार, अब की बार मोदी जी 400 पार। ये सब जो हमारी आवाज है ये पूरी होगी, लेकिन इसके लिए हमें 3 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। यही बात मैं कहना चाहता हूं। विकास के काम स्वामी जी ने क्या करवाए ये आपके सामने है। कोई भी सांसद ये बता दे 65 साल के अंदर कि मैं सीकर की जनता के लिए ये काम लेके आया हूं जो पीढ़ियों तक काम आ रहा है। सिर्फ एक 85 के अंदर जाकर आया था, वो एक आधी ट्रेन दिल्ली के लिए लेके आया और वो भी सरायरोला तक गई, दिल्ली नहीं गई। इसके अलावा एक भी सांसद जनता के लिए कोई काम लेके नहीं आया। और स्वामी जी तो काम लेके आए हैं, एक मीटिंग के अंदर 200 करोड़ रुपए के साथ मेडिकल कॉलेज लेके आए, एक ही मीटिंग के अंदर। रेलवे का इतना काम करवाया कि रेलवे की सिर्फ सीकर से जयपुर, जयपुर से बीकानेर, जयपुर से हनुमानगढ़ और जयपुर से लुवारू ये गाड़ियां चला करती थी। लेकिन आज अभी स्वामी जी बता रहे थे कि गुणस्तार ट्रेन तो आ रही थी और आज एक गुवाहाटी की ट्रेन और चलवा दी है, 50 ट्रेन सीकर के स्टेशन के ऊपर आ रहे हैं। ये काम किया हमारे स्वामी जी ने। तो जो काम स्वामी जी ने किए हैं वो काम सांसद का है, और जो काम जनता का है वो हम करेंगे, पार्षद करेंगे, हमारे जो सरपंच है गांव में वो करेंगे, जिला परिषद सदस्य वो करेंगे, पंचायत समिति सदस्य वो करेंगे। स्वामी जी का काम है देश केंद्र सरकार से रुपए लाना और यहाँ का विकास करवाना। और बाकी के जो काम है, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, चाहे आपका कोई पटवारी का हो, चाहे आपका कोई तहसीलदार और एसडीएम का काम हो, चाहे कोई थाना कोतवाली का काम हो, ये स्वामी जी का काम नहीं है, ये काम हमारे हैं। आप हमें फोन कीजिए, हम आपके काम करवाएंगे, इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। काम आपका होगा, स्वामी जी को परेशान नहीं करें और नहीं नाराज हो। कई लोग नाराज होते हैं कि स्वामी जी ने हमें क्या दिया। अरे स्वामी जी ने तो बहुत कुछ दिया है। 10 साल के अंदर जो स्वामी जी ने दिया आज तक किसी भी सांसद ने नहीं दिया है, वो काम स्वामी जी ने दिया है। तो स्वामी जी का को अपन छोड़ दीजिए कि वो दिल्ली रहे और हमारे लिए विकास के काम लाए। स्वामी जी 10 साल के अंदर जो काम करवाए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में सांसद जी जब दिल्ली जाएंगे तो मंत्री बन के आएंगे और जो काम हमारे विकास के करवाए उससे चौगुने काम अब के 5 साल में करवाएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काम बहुत होंगे, रुपए केंद्र सरकार से बहुत लेके आएंगे स्वामी जी। सभी मंत्री इनका स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री भी इज्जत करते हैं। ये जाते हैं और कोई काम बताते हैं, वो काम निश्चित रूप से पास करते हैं। और अभी खास बात एक है, हमारे जो पानी का एमओयू आया है, यमुना का पानी और वो इधर इंदिरा गांधी नहर का पानी, पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से आएगा और यमुना का पानी हमारी सिंचाई के लिए आएगा। इसका एग्रीमेंट राजस्थान की सरकार बनते ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री तीनों ने बैठ करके और एग्रीमेंट करवा दिया है और उसके लिए बजट भी दे दिया है। लेकिन वो बजट तभी काम आएगा, तभी वो बजट आ सकेगा
हमारे सांसद जी संसद में जाएंगे। क्यों कि किसी भी काम को करवाने के लिए बार बार उसको वाच करना पड़ता है, तभी वो काम होता है। तो अगर दूसरा पार्टी वाला जीत जाता है तो वो ना तो पानी की स्कीम आएगी और ना उसके लिए रुपए को लेने वाला होगा। वो किससे कहे, वो किसको जाकर कहेगा कि हमें राजस्थान के लिए जो पानी की जो स्कीम है उसके लिए पैसे दो, कोई सुनाई होने वाली नहीं है। तो आप सांसद जी को कहीं भी किसी भी तरह से जितने हो सके एक एक वोट दे करके और उस रोज वोट डलवा देंगे तो स्वामी जी निश्चित रूप से जीत होगी। इतनी बात मैं कहता हूं, आप लोग 3 दिन के अंदर मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, बिना किसी औपचारिकता के आपके मध्य हमारे लोक लाडले और विकास पुरुष 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर काम करवाने वाले ऐसे हमारे विकास के लोक लोहा मानने वाले सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती से मैं आग्रह करता हूं, आप उनका जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। वो हमें संबोधित करेंगे। स्वामी जी। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सीकर की होली खेड़ा क्षेत्र में आज आयोजित लोकसभा चुनाव की इस चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित सीकर के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रतनलाल जलदारी जी, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन मोदी जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय जोशी जी, एडवोकेट हनुमान जी, भंवर जी, भाई तिवारी जी, अशोक जी, प्रमोद जी, राम सिंह जी, रतन जी, पवन जी और अब हमारे कुमावत जी, सैनी साहब, डॉक्टर साहब, राकेश जी और सभी उपस्थित। कहाँ है संतोष जी? अच्छा, संतोष जी छाया में बैठ गया जाके। आदरणीय भाई संतोष जी और हमारी बहन पीछे खड़ी है ना, उमा जी और चतुर्वेद जी। साथियों, सभी लोग यहां जितने भी खड़े हैं और बैठे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही जिम्मेदार हैं। हमारे युवा साथियों में बहुत जोश है और उत्साह है। ये जो चुनाव है, आप ये चुनाव स्वामी सुमेधानंद अमराराम का मत मानना। ये चुनाव देश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये चुनाव देश को विकसित बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी के भाग्य का चुनाव है और ये चुनाव भारत को विश्व का 1 नंबर देश बनाने का चुनाव है। बीस साल का कार्यकाल, 10 साल कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के। कभी कभी आप तुलनात्मक अध्ययन किया करें, उसका लाभ होगा कि सामने वाले को आप जवाब दे पाएंगे। कांग्रेस के 10 साल में जितने घोटाले हुए उससे भारत शर्मसार हुआ। हालात ये थे, एक दिन गुलाब चंद कटारिया जी पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, वो पैंट शर्ट पहनने लग गए। तो मैंने उनको कहा, कटारिया जी आपने अब बुढ़ापे में पैंट शर्ट पहनना शुरू क्यों कर दिया?
तो कहने लगे जी मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था और वहां एक परिवार बैठा था, तो उसमें उस परिवार के साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा ये नेता है क्या? तो बेटा नेता, बोले नेता चोर होते हैं क्या? यानी राजनीतिक लोगों की छवि ये हो गई थी कि सारे चोर ही हैं। 10 साल का रिकॉर्ड था, बच्चे टीवी देखते थे। और कांग्रेस के लोग, विपक्ष की पार्टियां ये कहती हैं कि भाजपा ने ईडी लगा दी हमारे पीछे, सीबीआई लगा दी हमारे पीछे, इनकम टैक्स लगा दिया हमारे पीछे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पीछे वाले 5 साल में सरकार कांग्रेस की थी, ईडी भी उनकी थी, इनकम टैक्स भी उनका था, सीबीआई भी उनकी थी। बंद वो उनके 6-7 मंत्री जेल गए, उन्हीं का राज था। उनके अधिकारी जेल गए, पार्टी के नेता जेल गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा के ऊपर जो मुकदमे हैं ये भी उन्हीं के कार्यकाल के हैं। हमारे काल में कोई मुकदमा नहीं हुआ है, हम तो जांच करवा रहे हैं, पुराने मुकदमों की जांच करवा रहे हैं। और मोदी जी ने इसलिए कहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आज कितने सारे लोग जेलों में बंद हैं, कितने सारे लोगों के छापे पड़ रहे हैं। और साथियों, ये जो रीट का घोटाला हुआ, 100 के आसपास थानेदार, लेक्चरर और अधिकारी हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद जांच के दायरे में आकर के वो जेल में बैठे हैं। अभी धीरे धीरे हमारी जांच की गति बढ़ रही है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने हमारे देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, एक गरीब पिता अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, मेहनत करता है, लेकिन चोर आदमी पेपर आउट करके उसको खरीद करके और थानेदार बन जाते हैं, आरएएस बन जाते हैं। भजनलाल सरकार आते उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? राजीव गांधी खुद कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे का माल खाने वाले लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बंधुओं, जो जिस पार्टी का प्रत्याशी अपने सामने है, आपने उसका घोषणा पत्र पढ़ा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आ जाएगी, है तो पुलाव, स्वपन झूठे पुलाव हैं, ये आने की नहीं है। इसलिए आने की नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुमत के लिए चाहिए 272। तो भले आदमी हो, तुम्हारी 7% आ जाए तो भी तुम सरकार नहीं बना सकते, काहे के पुलाव बांध रहे हो? और विपक्ष की जो पार्टियां इनके साथ में जो झंडे लगाए घूम रहे हैं, यहां कांग्रेस कम्युनिस्ट का झंडा इकट्ठा बंधा हुआ है ना, और केरल में वायनाड में इनके झंडों को कम्युनिस्ट फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। इन्हीं के झंडों को, इनके सबसे बड़े नेता को नाक में दम कर रखा उसको, वो कम्युनिस्ट हैं। ममता दीदी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस बंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां निकालने के लिए एक मंच पर थे, लेकिन जब टिकट बांटने का मामला आया, आज तीनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यह स्थिति इन लोगों की है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी यहां करके एमएसपी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। 27 साल इनका राज रहा पश्चिम बंगाल में, और 30 साल कांग्रेस का रहा, क्योंकि हम तो दोनों मिले हुए हैं। बंधुओं, 27 साल किसी पार्टी का राज रह जाए और उस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं, इसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी एमएलए नहीं, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं। कारण क्या है? कब तक चोरी करोगे, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक लोगों को धोखा दोगे? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं,
वहां ये 57 साल राज करने के बाद किसान का 1 किलो अनाज एमएसपी पर नहीं खरीद पाए। कारण क्या है? वहां मंडी नहीं है। ये जो पंजाब में आंदोलन हुआ, दिल्ली में जाकर धरना दिया, इसके पीछे कारण क्या था? बंगाल के आड़तिए, पंजाब के आड़तिए बंगाल से चावल खरीदते, वहां 1000-1100 रुपए में धान बोलते हैं, मिल जाता, और वही 100-150 रुपए 200 रुपए किराया लगा करके पंजाब की मंडियों में एमएसपी पर 1600 में बेच देते, 400 रुपए प्रति क्विंटल वो बचा लेते। अब मोदी जी ने क्या किया कि किसान अपना सामान बेचने के लिए आएगा तो 4 चीज लेके आएगा। जमीन की फर्द, अपना आईडी, अपना बैंक का अकाउंट, ये जरूरी है। अब जमीन तो 4 बीघा है और चावल धान बेच रहा है 500 कुंटल, तो सरकार ने कह दिया हम नहीं खरीदेंगे, 4 बीघे के लेके आओ, 20 मन 30 मन। ये कारण है कि अब उनका वो धंधा बंद हो गया। वो धंधा बंद होने के कारण ये सारे के सारे आड़तिये इकट्ठे होकर के और ये कम्युनिस्ट उनके साथ लगे रहे। तुमने वहां 1 किलो अनाज नहीं खरीदा तो तुम्हें क्या अधिकार है यहां कुछ करने का? बंधुओं, एक बात और कहना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है धारा 370 हटा देंगे, 35 को वापस लागू कर देंगे। यहां एससी समाज के लोग बैठे होंगे, ओबीसी के समाज भी होंगे, एसटी समाज के लोग भी होंगे। बंधुओं, धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर इन तीनों कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिला और वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए। जिला परिषद के, पंचायत समिति के उनको पता ही नहीं था चुनाव क्या होते हैं। पहली बार वहां पर पंच सरपंच बने और उसका परिणाम यह निकला, पहली बार आरक्षण मिला है। उसका फायदा यह हुआ, लाभ यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, जो लोग बाठे फेंकते थे उन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए। 2 लाख लोगों की भीड़ थी। अब सब लोगों की नींद हराम हो गई कि भाजपा तो कश्मीर में ही पहुंच गई। जिस लाल चौक के ऊपर गोलियां चलती थी, जिस लाल चौक पर नरेंद्र मोदी जी झंडा लहराने के लिए गए थे कभी जमाने में और धमकियां देते थे, उस लाल चौक के ऊपर आज सैकड़ों तिरंगे लहराए गए। पिछले 26 जनवरी को सैकड़ों तिरंगे, हर घर पर तिरंगा लगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के केवल इनका एक ही इरादा है कि मोदी जी को हटाओ, क्योंकि चोरों को जेल दिखाई दे रही है, पाप किए हैं वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपसे कहा यह चुनाव कोई लोकल चुनाव नहीं है, यह चुनाव राष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है। भारत विश्व के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर क्यों आ गया? इनको तकलीफ है। धारा 370 क्यों हटा दी? इनको तकलीफ है। सीए लागू क्यों कर दिया? इनको तकलीफ है। भारत के हर 80 करोड़ आदमियों को अनाज क्यों मिल रहा है? मोदी क्यों खिला रहा है? ये इनको तकलीफ है। 10 करोड़ महिलाओं को गैस के सिलेंडर कैसे मिल गए? इनको तकलीफ है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि क्यों मिल रही है? ये इनको तकलीफ है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, किसी कांग्रेसी के घर में घुस जाओ, जब कोई ये कहे कि भाई मोदी काहे करे हो, तो मैंने पूछो भैया तेरे 3 इंजेक्शन लग गया, 2 कोरोना काल में कितना लग गया? अरे भले आदमी कुछ तो शर्म कर, तेरी जान बचाई। जिंदगी से बड़ी कोई चीज होती है क्या? 2-2, 3-3 इंजेक्शन लगाए घूम रहे हो और कहते हो मोदी काहे करे हो? कुछ तो शर्म करो। कोई बोल नहीं सकता। मैं आपसे, ये लोग सारे कहते भाजपा की वैक्सीन है और अंधेरे में जाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका सबने लगवा लिया अंधेरे में जाकर के। मौत सामने खड़ी दिखाई दी तो सबने लगवा लिए। कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मोदी सरकार ने लाभ नहीं दिया हो। मैं डंके की चोट से कह रहा हूं। एक आदमी हमारे सामने आकर के कह दे कि मैंने नहीं लिया। अनाज ले रहे हो, किसान सम्मान निधि ले रहे होगे, पेंशन ले रहे होगे, शौचालय बने होंगे, आखिर कुछ तो हुआ होगा। और यहां सीकर में तो
300 करोड़ रुपए इस नगर परिषद में ला करके हमने दे दिए अमृत योजना के तहत, जिसका लाभ सबको मिल रहा है। उसका भी 465 करोड़, मैं एक किस्त की बता रहा था, दूसरी और आगे हो गई। तो इसलिए मैं आपसे उसका हिसाब लेंगे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, उसका हिसाब लेंगे पाई पाई का। लोकसभा चुनाव में आप जम करके वोट डालिए, अगला बोर भाजपा का होगा। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं, ये जो उदासीनता में होगी साहब, यहां कांग्रेस का आएगा, नहीं आएगा कांग्रेस का अगली बार। आपके अंदर साहस, उत्साह और हौसला होना चाहिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा सभी भाइयों से। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आपको दे रहा हूं। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, डॉक्टर साहब रणवा जी भी गए हुए थे वहां, जाबर जी भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन के संबोधन में, अंतिम संबोधन में, समापन में एक बात कही हमें कि भाई मैं भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके आया हूं, भगवान राम की मूर्ति की, और इसलिए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनी पहली मुलाकात, तो इसलिए आप सबको राम राम। और हमें कहा कि अब ये राम राम आपको दूसरों तक, हर आदमी तक पहुंचानी है। तो पहले तो आप सबको मोदी जी की राम राम, राम राम साहब, जय जय श्री राम। अब ये राम राम, कल रामनवमी का दिन है, देखो कितना बढ़िया मौका आया है। 500 साल के संघर्ष के बाद पहली रामनवमी आ रही है, जब रामलला अपने खुद के मंदिर में विराजे हुए हैं, और हम रामनवमी मनाएंगे। इसलिए तो सुबह सुबह जैसे होली दिवाली के बाद रामनवमी करने जाते हैं, कल सुबह 7 बजे निकल जाओ, चाहे कोई कांग्रेसी है, चाहे कोई कम्युनिस्ट है, राम राम सा, राम राम सा, मोदी जी के राम राम, और सागे सागे वोट भी मांग लो। और शाम को पूरे परिवार सहित अपने को राम, भगवान राम की लिए शोभा यात्रा जो निकलेगी, उसमें अपने को पहुंचना है। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। बंधुओं, मेरे से जो बन पाया, मैंने सेवा की है। मैं 49 ट्रेन बोलता था, कल एक ट्रेन गुवाहाटी की ओर चल पड़ी, और हो सकता है आप वोट डालने जाओ तब तक कि क्या हो जाए। रेल मंत्रालय और रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का बड़ा मेरे प्रति प्रेम भाव है। कोई काम मना ही नहीं करते, कभी कभी मना नहीं करते, कभी भी। उसका एक कारण ये भी है, मैं भी बाबा जी, मैं भी बाबा जी, कुछ तो फर्क होता है। ये अब तो जाति बिरादरी का मामला ज्यादा चलता है। स्टाफ की, राम सिंह जी कह रहे हैं स्टाफ की बात ज्यादा सुनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब भाइयों को आज संकल्पबद्ध होकर के, अब 2 दिन सोना नहीं है, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन सोना नहीं है। ये राष्ट्र के अस्तित्व का मामला है, ये मोदी जी की प्रतिष्ठा का मामला है। स्वामी सुमेधानंद की कोई बात नहीं है। मैं तो एक साधु हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया में हमारा डंका बजाया है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा का विषय है। बैक आने वाले लोग आएंगे, बैक आवे में नहीं आना है। तो आपसे आग्रह करूंगा, जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने माताएं बहनें हैं, 2 दिन के लिए निकल जाओ घर से। 2 दिन की बात है। और 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, जब तक मतदान बंद नहीं हो जाए, तब तक आप मत के अंदर मत छोड़ देना। ये चौकीदारी करनी पड़ेगी। चोर घुसने जाए कहीं, उन चोरों को रोकना है। ये मेरा आपसे आग्रह है। हमारा एक भी वोट न रह जाए। सुबह 10 बजे तक परिवार के वोट पड़ जाने चाहिए, 12 बजे तक आपके पड़ोसियों के वोट पड़ जाने चाहिए, और फिर आपके मोहल्ले के अंदर वार्ड में जो वोट बच गया, उसको लिस्ट के ऊपर लगा लगा करके निशान एक एक और ढूंढ लो, और उसको मतदान के ऊपर ले आओ। ये मेरा आग्रह है। बाकी इस बार 10,000 करोड़ के काम हुए हैं। 2-2.5 साल के भीतर भीतर आप लोग जो फ्लोराइड का पानी पी रहे हो, 2-2.5 साल के भीतर भीतर इंदिरा गांधी नहर का पानी पिलाना स्वामी सुमेधानंद का कर्तव्य होगा। सीकर को सब
फ्लोराइड से मुक्ति हो जाएगी, आर्सेनिक से मुक्ति हो जाएगी। आज ट्यूबवेल सूखा निकल गया, आज गीला निकल गया, ये सारे संकट खत्म हो जाएंगे। 2-2.5 साल का समय केवल लूंगा। जब हम 465 करोड़ रुपए अमृत योजना में ला सकते हैं, मोदी जी ने 8,000 करोड़ तो दे दिया है। और मैंने निवेदन किया था, भाई साहब पैसा और चाहिएगा कि स्वामी जी कितना पैसा लग जाए, सीकर के लोगों को पानी पिलाना है, आप जुट जाओ इस काम के अंदर और काम लेकर के आएंगे। तो आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरी 2 मीटिंग हो रही हैं अभी, मैं सीकर को समय नहीं दे पाया, शहर को यह काम भी आपको ड्यूटी पूरी करनी है, क्योंकि पहले चरण में चुनाव आ गया, समय कम मिला, पंचायतें रह गई, गांव में जा नहीं पाया हूं, केवल पंचायत हेडक्वार्टर टच कर पाया हूं। हमारे कई कस्बे, उनमें भी मैं बहुत कम सभाएं कर पाया हूं। अब आप सबको स्वामी सुमेधानंद सरस्वती बनकर के, सबको नरेंद्र मोदी बनकर के 3 दिन तक आपको 19 तारीख की सायंकाल 7 बजे तक आपको योद्धाओं की तरह से जुटना है। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं साधु हूं, सन्यासी हूं, इसलिए आपसे मैं समय की भिक्षा मांगता हूं। आप देने को तैयार हैं? हाथ खड़े करो सब। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबका धन्यवाद। अब कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे।